Hello friends, welcome back in chemistry tutorial of Floating Gyansala Tech Education in Rhyme because Lotus flourishes in slime. Today's topic is class 6 chapter number 10 buildings, paintings and books. मारुत स्वामी एंड द आयरन पिलर। मारुत स्वामी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। उसका भाई व्हील चेयर को लेकर के आगे बढ़ रहा है। वो पास्ट ऑफ द वे ऑफ कुतुब मीनार। और इसमें मारुत स्वामी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो आज एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस करने को जा रहा था। द आयरन पिलर। आयरन पिलर जो कि मेहरौली दिल्ली में स्थित है, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंडियन क्राफ्ट पर्सन्स का, क्योंकि ये 7.2 मीटर ऊंचा है और इसका वेट, जिसका भार लगभग 3 टन है और ये 1500 साल पहले बना था। क्योंकि ये पिलर जो है बहुत पुराना इंस्क्रिप्शन है और इस पर चंद्रा का नाम मेंशन है, तो हम ये जानना चाहते थे कि शायद ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता हो, जो चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था। और कितना अमेजिंग फैक्ट है कि इस पिलर पर अभी तक कोई भी रस्ट नहीं लगी है उतनी सेंचुरी से। अब बात करते हैं हम लोग मेटलॉर्जी की। तो पुराने समय से जो मेटलॉजिस्ट हैं, इन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है मेटलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में। आर्कोलॉजिकल एग्जीबिशन में यह, तो फ्रेंड्स, आर्कोलॉजिस्ट ने यह पाया है कि हड़प्पन्स एक मास्टर क्राफ्टमैन्स थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी कॉपर मेटलॉजी की। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये मिलता है कि वो लोग कॉपर और टीन को मिला करके ब्रॉन्ज बनाते थे। और इस समय हड़प्पा में ब्रॉन्ज एज इसलिए इसे कहा भी जाता है। और ये सक्सेसफुल था आयरन एज के लिए। इंडिया जो है प्रोड्यूस करता है एडवांस टाइप का आयरन फॉर्ज, जो कि आयरन रॉट आयरन है और एक कास्ट आयरन है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। स्किल जो थे क्राफ्ट पर्सन के, ये काफ़ी ज़्यादा, तो स्किल्स जो थे क्राफ्ट पर्सन के या फिर उनके बिल्डिंग बनाने की जो कला थी, अब जैसे कि एक एग्जांपल हम स्तूपा का लेते हैं। स्तूप का मतलब होता है माउंट, और सर्वल काइंड्स के स्तूपा होते थे, राउंड, टॉल, बिग, स्मॉल, और ये सबसे कॉमन फीचर्स के थे। हालांकि जो स्मॉल प्लेसेस मिली हैं या फिर उनके जो सेंटर या हार्ट मिले हैं स्तूपा में, ये मेनली यहाँ पर टीथ, बोन और एसिस पाए गए हैं। यानी कि जो स्तूपा के सेंटर हुआ करते थे वहाँ पर टीथ, बोन और एसिस मिले हैं, जो कि बुद्धा और उसके फॉलोअर के हो सकते हैं। और ये में भी प्रीशियस स्टोन और कॉइन्स भी मिले हैं। तो इससे लगता है कि वे लोग प्रीशियस और स्टोन और कॉइन्स का भी इस्तेमाल करते थे। अब बात ये करते हैं कि बॉक्स जिसके बारे में रिलीक कास्केट्स हैं, ये कवर होते थे अर्थ से। तो फ्रेंड्स, इन बॉक्सेस को रिलीक कास्ट कहते थे, जो कि कवर्ड होते थे अर्थ में, और मतलब नीचे पाए जाते थे, नींव के जैसे, जैसे बेसमेंट में होता है। और उसके अलावे जो लेयर होते थे मड ब्रिक के या बेक्ड ब्रिक के, ये ऐड किए जाते थे टॉप पर। ये डॉम लाइक स्ट्रक्चर हुआ करते थे, और कभी कभी ये कवर्ड होते थे कार्व्ड स्टोन स्लैब से। प्रायः इनके जो पात होते थे उन्हें प्रदक्षिणा पथ कहते थे, और जो कि उसके अराउंड, मतलब स्तूपा के अराउंड हुआ करते थे, और ये रेलिंग के द्वारा सराउंडेड होते थे। इसका जो एंट्रेंस होता था उस पर एक गेटवे होता था, और गेटवे के थ्रू जो डेवोटीज होते थे वो टहलते हुए स्तूपा के अराउंड घूमते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये डेवोशन का एक मार्ग था। और दोनों जो रेलिंग्स होती थी और गेटवे, रेलिंग और गेटवे दोनों जो होते थे, ये डेकोरेट किया जाता था स्कल्पचर से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके टॉप पर
डॉम लाइक स्ट्रक्चर होता था। और उसके अलावे ये जो रास्ता देख रहे हैं इसे ही प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। और इसके चारों तरफ रेलिंग्स होती थी जहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो डिवोटीज होते थे वो चक्कर लगाते थे और डिवोटीशन करते थे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अमरावती की। ये वो प्लेस था जहाँ पर मैग्निफिकेंट स्तूपास थे और मेनली यहाँ पे स्टोन कार्विंग डेकोरेशन था स्तूपास में। और ये 2000 साल पुराने हैं। इनमें हॉलो आउट रॉक हुआ करते थे जो कि आर्टिफिशियल, जिसमें केव बने हुए थे। ये अदर बिल्डिंग्स थे और ये एलेबोरेट करते थे, मतलब इसमें स्कल्पचर्स या पेंटेड वॉल हुआ करते थे। और ये अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल थे उस टाइम के, जहाँ पर मेनली जो डेटीज, जिन भगवान की पूजा होती थी वो विष्णु, शिवा और दुर्गा थी, जिनकी वहाँ पर पूजा होती थी। और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था टेम्पल का रूम, जिसे गर्भगृह कहा जाता था, जहाँ पर जो चीफ डेटी होती थी उनकी फ़ोटो लगी हुई होती थी। उसके अलावा मतलब उनकी मूर्ति होती थी। और उसके अलावा जो प्रिस्ट होते थे रिलीजियस रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। और जो डेपुटी और डिवोटीज़ को ये लोग वर्शिप ऑफर करते थे। और उसके अलावा भीतर गांव एक टाउन था, जैसे हम लोग सिकारा कहते हैं, ये टॉप पर बिल्ड था और टॉप ऑफ द गर्भगृह। और ये गर्भगृह के टॉप पर हुआ करता था। और मार्ग ये स्कियर प्लेस का एक मार्ग था। मतलब कि जो बिल्डिंग सिकारा होते थे ये इसे में ज़रूरत होती थी केयरफुल प्लानिंग की। ज़्यादातर जो टेम्पल होते थे वो उसमें एक मंडप होता था। ये वो जगह होती थी जहाँ पर लोग आकर के असेंबल होते थे, या यूँ कहो कि रिचुअल्स करते थे या यज्ञ वगैरह होती थी। तो ये वही एरिया होता था मंडपास। तो फ्रेंड्स, आप अमरावती को मैप में देख सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे मंदिर पाए गए हैं। और मतलब मंदिर में बहुत सारे भगवान पाए गए हैं डेटीज, जैसे शिवा और विष्णु, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके अलावे मैंने गर्भगृह और मंडपास के बारे में बताया। फ्रेंड्स, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम और एहोल को मैप में ढूंढे और उसके अलावे फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स को जो कि इस शहर में बनाए गए थे और जो यहाँ दिए हुए हैं। और नोट फ्रेंड, तो ग्रेट स्तूपा जो था सांची का, मध्य प्रदेश में है। स्तूपा जैसे कि वो एक सर्बल सेंचुरी पहले बनाया गया बिल्डिंग था। उसके अलावे ये जो थे ब्रिक्स के बने हुए थे और ब्रिक्स से माउंड होते थे। और प्रोबेबली ये जो होते थे डेट्स और टाइम जो होते थे ये अशोका के, जैसे कि चैप्टर 7 के हैं, उस टाइम रेलिंग पर या गेटवे पर एडेड होते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर रूलर्स। और या फिर लेटर रूलर के दौरान भी, मतलब जो भी शासक उसे बनाते थे, मेनली अशोका ने डेट उस पर डाले हुए हैं। और जो स्कल्पचर मिले हैं अमरावती के उसको हम लोग पिक्चर में देखेंगे। उसके अलावे जो अर्लियर टेम्पल है भीतर गांव यूपी में, ये जो होता था ये 1500 ईयर्स पहले बना हुआ है। और उसके अलावे जो बेक्ड ब्रिक के और स्टोन के ये बने हुए हैं। और फिर हम लोग मोनोलिथिक टेम्पल महाबलीपुरम का देखेंगे। और उसके अलावे हम देखेंगे जो कि कार्व्ड आउट थे एक बड़े से सिंगल पीस ऑफ स्टोन से। तो मेनली जो मोनोलिथिक होते थे ये ब्रिक स्ट्रक्चर से बिल्टअप होते थे और उसमें लेयर को ऐड किया जाता था ब्रिक्स का। और उसके अलावे जो बॉटम में अपवर्ड डायरेक्शन में होते थे, इसलिए स्टोन कटर्स जो होते थे ये जो वर्क स्टार्ट करते थे ये ऊपर से स्टार्ट करते थे। तो फ्रेंड्स, इसमें है कि लिस्ट द प्रॉब्लम्स दैट स्टोन कटर्स मे हैव फेस। तो आपको ये बताना है कि आखिर जब ऊपर से स्टोन कटिंग की जाती होगी तो स्टोन कटर्स को कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने होते होंगे। उसके अलावे दुर्गा टेम्पल जो कि एहोल में बिल्ट है और ये 1400 ईयर्स पुराना है। तो ये सारी मंदिरों को हम अभी फ़ोटो में देखेंगे फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, आप लोग ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि एक टेम्पल का स्ट्रक्चर है। ये भीतरगांव यूपी में बना हुआ है, जो कि एक बेक ब्रिक से बना हुआ है टेम्पल है। उसके अलावा ये 1500 ईयर्स ओल्ड है फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, ये भीतरगांव टेम्पल है जो कि 15 ईयर्स पहले बना है और यूपी में है। और ये बैक्ड स्टोन्स के बने हुए हैं। और ये फ्रेंड्स दुर्गा टेम्पल है जो कि ऐहोल में बने हुए हैं, और ये 1400 ईयर पुराना है। और ये फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं, ये महाबलीपुरम का मोनोलिथिक टेम्पल्स है जो कि पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को काट कर बनाया जाता था। और मेनली ब्रिक्स के जो टेम्पल बनते थे वो नीचे से बनाए जाते थे, और ये चूँकि स्टोन काट कर बनाए जाते थे तो इसीलिए स्टोन कटिंग जो होती थी वो ऊपर से होती थी फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में कितने स्किलफुल क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे, और जिन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को काट के ऐसा डिजाइन या शेप दिया था फ्रेंड्स। हाउ वर स्तूपा एंड टेम्पल्स बिल्ट? तो फ्रेंड्स, काफ़ी बहुत सारी स्टेजेस हुआ करती थी स्तूपा को या टेम्पल को बनाने के लिए। सबसे पहले तो राजा और रानी डिसाइड करते थे बनाने के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च आता था। उसके अलावे जो ट्रेडर्स होते थे वो इस एक्सपेंसिव अफेयर को अफोर्ड कर पाते थे। पहला तो ये बात होती थी कि मंदिर या स्तूपा बनाने से पहले कि गुड क्वालिटी के स्टोन होने चाहिए। और दूसरी क्वेरी ये थी कि इन्हें ट्रांसपोर्ट करके जिस प्लेस पर बनाना है वहाँ पर केयरफुली लेके आया जाए। और उसके अलावे जो रफ ब्लॉक्स होते थे, या कहा जाए कि जो पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता था, उन्हें पिलर, पैनल फॉर वॉल्स और फ्लोर्स एंड सीलिंग्स पहले उसमें कार्व्ड किए जाते थे, और उसके बाद उसे उसके राइट पोजीशन पर लगाया जाता था फ्रेंड्स। उसके अलावे जो राजा या रानी होती थी, ये उसमें पैसे खर्च करते थे, और ये पैसा ट्रेजरी से आता था या फिर क्राफ्ट पर्सन्स जो होते थे जो कि इसे बनाते थे, इस स्प्लेंडिड स्ट्रक्चर्स को। उसके अलावा जो डिवोटीज आती थी ये टेम्पल और स्तूपा में, मतलब कि जो डिवोटीज यहाँ विजिट करने के लिए आते थे मंदिर या स्तूपाज में, वो लोग जो होते थे श्रद्धालु और भक्तगण, वो गिफ्ट लेकर के आते थे। और उसके अलावे इसमें बिल्डिंग में डेकोरेशन के लिए भी इन गिफ्ट्स को इस्तेमाल किया जाता था, या फिर जो एसोसिएशन होते थे, यानी कि जो इवोरी वर्कर होते थे, ये पेड करते थे एक ब्यूटीफुल गेटवे, जो कि एग्जाम्पल है। जैसा कि मैंने कहा कि इवोरी वर्कर्स पेड करते थे ब्यूटीफुल गेटवे एट सांची। सांची में जो स्तूपा बना हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुंदर गेटवे बना हुआ है, और उसके अलावे इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा सजावट भी की जाती थी इंस्क्रिप्शन कार्विंग के दौरान। तो बात है फ्रेंड्स कि जो डेकोरेशन होते थे, ये इस पर जो पेड होता था, यानी जो खर्च आता था, उसे मर्चेंट, फार्मर, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर, स्मिथ और हजारों मेन वुमेन जो होते थे इसे अफोर्ड करते थे। और उनके नाम जो होते थे पिलर पर, रेलिंग पर या वॉल पर इंस्क्राइब्ड किए जाते थे, मतलब उस मंदिर के पिलर पर या फिर वॉल पर फ्रेंड्स लिखे जाते थे कि किन्होंने कितना दान दिया है। उसके अलावे जब भी चांस मिलता था, लोग जो थे यहाँ घूमने के लिए तो आते ही थे, और ये बातें याद भी रखी जाती थी कि 100 of people प्रोबेबली वर्क टू कंस्ट्रक्ट एंड डेकोरेट देम। लगभग एक साथ ये बात मतलब याद रखने की है फ्रेंड्स कि सैकड़ों लोग जो होते थे इसे बनाने के लिए लगातार काम में लगे रहते थे। तो फ्रेंड्स, आप एक डायग्राम बनाइए जिसमें स्टेजेस दी हुई हो कि टेम्पल और स्तूपा को कैसे बनाए जाते थे। उसके अलावे अभी हम जैन मोनेस्ट्रीज देखेंगे जो उड़ीसा में बिल्डअप हुए थे। उसके अलावे ये 2 स्टोरी बिल्डिंग हुआ करती थी कार्व्ड आउट रॉक सरफेस, जो कि रॉक को काट करके बनाया जाता था। और नोटिस करने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि जो इंट्रेंस होती थी, रूम्स होते थे,
जैन मॉन्क वहाँ रहा करते थे, मेडिटेशन किया करते थे रूम्स में। और उसके अलावे जो केव होते थे उसमें डिफरेंट इलुस्ट्रेशन भी मिले हैं। और ये बातें और ये कुछ स्कल्पचर्स भी मिले हैं जो कि नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली में मौजूद है। तो क्या फ्रेंड्स आप ये बता सकते हैं, कैन यू सी हाउ सम ऑफ द केव्स मे हैव बीन हॉलोड आउट, कि कितने केव्स ऐसे होंगे जो कि मे बी हॉलोड आउट हो सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये पत्थरों को काट करके ये जैन मोनेस्ट्रीज बनाई जाती थी, जहाँ पर जो जैन मॉन्क्स या नन्स होते थे वो आ करके यहाँ पर अपने मेडिटेशन किया करते थे। और उसके अलावे यहाँ पर जो आप पिलर देख रहे हैं फ्रेंड्स, उसको अलग से कार्व्ड करके लगाया गया है। तो फ्रेंड्स अगला सवाल है, फाइंड अजंता ऑन मैप 7 पेज नंबर 87। दिस इज प्लेस वेयर सर्बल केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज। तो फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं जो कि अजंता है, और यहीं पर ये कहे गए हैं कि यहाँ पर बहुत सारे हॉलोड आउट हिल्स पाए गए हैं जो कि काफ़ी सेंचुरी पुराने हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे पेंटिंग की। तो ज़्यादातर फ्रेंड्स जो मोनेस्ट्रीज पाई गई है वो बुद्धिस्ट मॉन्क के हैं, और ये डेकोरेटेड होते थे, पेंटिंग्स थे इससे। उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल इस तरह से हैं कि केव जो होते थे डार्क होते थे, अंदर में मतलब अंधेरा होता था, जिस कारण से जो पेंटिंग्स होती थी वो टॉर्च या मशाल जला करके होती होगी फ्रेंड्स। उसके अलावा कलर जो होते थे ये विविड, मतलब 1500 साल पहले की बात है ये, 1500 साल बाद भी आज उसी तरह से है। मेनली इसमें प्लांट और मिनरल्स के कलर बनाए जाते थे फ्रेंड्स, और इसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो आर्टिस्ट होते थे, इन्होंने जो इसे क्रिएट किए हैं वो आज भी अननोन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं, ये कुछ ऐसी डिज़ाइंस हैं जिसमें कलर किए गए थे प्लांट एंड मिनरल्स को ऐड करके। और उसके अलावे यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बना हुआ है फ्रेंड्स, ये मेनली रूफ़ का होता था, और इसे बनाने के लिए अंधेरे में मशाल जला करके काम किए जाते होंगे फ्रेंड्स। और ये भी फ्रेंड्स अजंता में बना हुआ एक मूर्ति है और एक एग्जाम्पल है उसका। फ्रेंड आप इसमें लिस्ट आउट करें कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, कुछ बेस्ड नॉन इपिक्स मिले हैं फ्रेंड्स, यानी उस पीरियड के दौरान, जो कि रिटन फॉर्म में तो है ही। उसके अलावा ये जो इपिक्स हैं ये ग्रांट करते हैं लॉन्ग कंपोजिशंस को, यानी कि मेन और वुमेन के हीरोइक कंपोजिशंस को, इंक्लूडिंग स्टोरीज अबाउट गॉड्स, और जो कि भगवान से भी जोड़े गए हैं। जैसे कि एक फेमस तमिल इपिक है जिसका नाम है शिल्पाधिग्राम, जो कि कंपोज किया गया था एक पोएट के द्वारा जिसका नाम था इलांगो। ये अराउंड 1800 ईयर्स पहले बनाए गए हैं फ्रेंड्स, मतलब इस स्टोरी को लिखा गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये कहानी है एक कोवलन नाम के मर्चेंट की, जो कि पुहार में रहता था, और वो एक कॉर्टिशियन के प्यार में पड़ गया था फ्रेंड्स, जिनका नाम माधवी था। और ये अपनी बीवी कन्नगी को नेगलेक्ट करने लगा था। बाद में कन्नगी और कोवलन जो है इन्होंने पुहार छोड़ दिया और मदुरई शिफ्ट हो गए। और जब और वहाँ उनके साथ एक रॉन्ग एक्यूज्ड हुआ। जो कोवलम था वो कोर्ट ज्वेलर में, मतलब चोरी में फंस गया पांड्यान किंग के टाइम पे। और किंग ने उसे, मतलब कि कोवलन को डेथ सेंटेंस कर दिया। तो कन्नगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोवलन से प्यार करती थी। उसने पूरा का पूरा इस इनजस्टिस के लिए, मतलब न्याय पाने के लिए, पूरा का पूरा मदुरई को तबाह कर दिया था फ्रेंड्स। एक दूसरा तमिल एपिक है मणिमेंगलई, जिसे सतनार ने कंपोस्ट किया था 14 ईयर्स पहले, 1400
100 ईयर्स पहले। और ये जो स्टोरी है फ्रेंड्स, ये है कोवलन और माधवी की बेटी की। और ये जो ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन है, ये एक्चुअली बहुत सालों तक तो खोया हुआ था। बाद में अभी लगभग 100 ईयर्स पहले ये रीडिस्कवर्ड हुआ है। और जिसे अदर राइटर जैसे कि कालिदास ने संस्कृत लैंग्वेज में भी लिखा है। और एक है फ्रेंड्स जो कि मैंने पहले ही बताया था, डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिल्पाधिग्रहम। तो फ्रेंड्स इस शिल्प अधिग्रहम में एक पोएट ने डिस्क्राइब किया था कन्नगी के ग्रीफ को, जिसमें ये बोला गया है, ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ यू कैन नॉट कंसोल मी। क्या आप मुझे नहीं सुन रहे हैं? इट इज़ राइट दैट योर बॉडी फेयर देन प्योर गोल्ड लाइज अनवॉश्ड हियर in the dust. It is just that the red glow of the twiller, you handsome chest, framed with a flower wrist, lies thrown down on the bark, bare earth, while I remain alone, helpless, and abandoned to disappear. Is there no God? Sorry, no God. Is there no God in this country? तो वो मतलब ये गुहार लगा रही है कि क्या मुझे इंसाफ मिलेगा, या फिर क्या यहाँ भगवान नहीं है, और जो मेरी मदद करेंगे। देयर बी अ गॉड इन अ लैंड वेयर द स्वॉर्ड ऑफ द किंग इज़ यूज्ड फॉर द मर्डर ऑफ इनोसेंट स्ट्रेंजर। जो कि राजा की तलवार ने एक स्ट्रेंजर इनोसेंट का मर्डर कर दिया है। इज देयर नो गॉड, क्या यहाँ भगवान नहीं है, क्या यहाँ भगवान, इस टाइप की मतलब गुहार जो है कन्नगी के थ्रू लगाया जाता है, जिसे मतलब पोएट ने डिस्क्राइब किया है। और फिर आता है अ वर्स फ्रॉम द मेघा दूता। यहाँ पर तो फ्रेंड्स ये जो मेघदूत है, ये एक्चुअली बेस्ट नोन पोयम है कालिदास का, जिन्होंने मॉनसून क्लाउड को इमेजिन करते हुए लव के साथ जोड़ा है। और ये बताया है कि जो ब्रीज है ये क्लाउड को नॉर्थवर्ड में कैरी आउट कर रहा है, यानी कि खींच रहा है। और जो कूल ब्रीज है ये काफ़ी ज़्यादा डिलाइटफुल है। और एक फ्रेग्रेंस है इसमें, मतलब हवा में एक अजब सी फ्रेग्रेंस है, जो कि एक सुअर के रूप में काम कर रही है, इनहेल डीपली, जैसे कि एलिफेंट्स जो हैं काउज द वाइल्ड फिग टू राइपन। जैसे कि वो लोग वाइल्ड फिग को कैसे काउज करते हैं। तो मतलब फ्रेंड्स क्लियरली ये है कि मेघदूत में कालिदास ने प्यार को मौसम के साथ जोड़कर लिखी है। डू यू थिंक कालिदास कैन बी डू यू थिंक कालिदास कैन बी डिस्क्राइब एज अ लवर ऑफ नेचर? तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कि कालिदास ने जो डिस्क्राइब किया है, तो उन्होंने लव को नेचर के साथ ऐड किया है। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। तो फ्रेंड्स हिंदू रिलीजियस स्टोरी का बहुत सारी हैं, और उसके अलावा इनका जो सर्कुलेशन है ये रिटन डाउन सेम टाइम, लगभग एक समय में लिखा गया है, जो कि इंक्लूडेड है पुराना से। और ये जो पुराना लिटरेचर है, इसका मतलब होता है पुराण का ओल्ड। और ये जो पुराण है ये कंटेन करते हैं स्टोरीज़ को गॉड्स एंड गॉडेस की। उसके अलावा जो विष्णु, इसमें जो गॉडेस होते थे, गॉड और गॉडेस, उसमें मेनली विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती हैं। उसके अलावा जो ये डिटेल कंटेन करती है ये इनके वर्शिप की है, मतलब विष्णु, शिवा और दुर्गा के पूजा पाठ के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा ये अकाउंट है एक क्रिएशन का, जो वर्ल्ड को और वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुआ है, राजा कैसे आए हैं, इसके बारे में भी इस किताब में बताया जाता है। जो पुराना थे वो सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे, और ये हर किसी के द्वारा सुने जाते थे। और ये पुजारी जो होते थे टेम्पल में बैठते थे, और लोग जो हैं
उनके साथ बैठते थे। पुजारी जो है पुराणास को पढ़ते थे और लोगों के बीच में उसे रखते थे और उन्हें समझाते थे। दो संस्कृत एपिक्स हैं, महाभारता और रामायणा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं और काफ़ी लंबे समय तक पॉपुलर हुए हैं। हम लोग इन दोनों स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है। महाभारत जो है एक ये दर्शाता है एक वॉर फाउट बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास, दो जो कि दोनों कजिन्स थे। और इस वॉर में क्या होता है, ये कुरु जो होते हैं इनका कैपिटल हस्तिनापुर होता है। और उसके अलावे ये जो स्टोरी है एक पुरानी स्टोरी है, जिसे लिखा गया है 1500 साल पहले। और मेनली महाभारता के बारे में बता दें फ्रेंड्स कि महाभारत एक्चुअली एक वॉर पर आधारित इपिक है, जो हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा जो पुराणास हैं, महाभारतास हैं, ये कंपाइल्ड किए गए थे व्यास के द्वारा। उसके अलावा जो भगवत गीता है, जो कि हम जिसे के बारे में हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है फ्रेंड्स, ये भी इंक्लूडेड है महाभारता से। रामायण जो कि एक राम नाम के राजा थे जो कोसला से बिलोंग करते थे। इन्हें एग्ज़ाइल के लिए भेज दिया गया था उनकी पत्नी के साथ, और ये घर छोड़ करके चले गए थे। और लंका के राजा ने इनकी पत्नी को उठा लिया था, मतलब हरण किया था, जिसका नाम रावण था। रामा ने उससे फाइट की और फाइट में वो जीते और वो अपनी पत्नी के साथ और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट कर आए अपने कैपिटल कुशला में। इस विक्ट्री के बाद जब वे मतलब इस जीत के बाद जो कि उन्होंने रावण से जो युद्ध लड़ा था, उसके अलावा महाभारता जो है ये भी एक ओल्ड स्टोरी है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया फ्रेंड कि जो पुराने समय में वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था और ये संस्कृत लैंग्वेज में है। उसके अलावा फ्रेंड्स क्वेश्चन है, देर आर सर्वल वर्जन्स ऑफ द महाभारत एंड रामायण popular amongst people in different part of the subcontinent. Find out about a version in your state. तो तुम तो फ्रेंड्स आप लोग जो हैं अपने स्टेट में किस वर्जन में मतलब इसे लिखा गया है, इसे आप फाइंड आउट करें। उसके अलावा है फ्रेंड्स स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे और वो भी स्टोरी लिखते थे या कंपोज करते थे, पोयम सॉन्ग, और जिसे वो खुद गाते भी थे, नाचते भी थे और परफॉर्म उस पर प्ले भी परफॉर्म करते थे। कुछ प्रिस्क्राइब्ड कलेक्शन थी स्टोरीज की, जैसे कि हैं जातकाज, पंचतंत्रा, जो कि उस टाइम पर लिखी गई हैं। उसके अलावा जो स्टोरीज हैं जातकास की, वो ज़्यादातर रेलिंग्स ऑफ स्तूपा, उसके अलावा पेंटिंग्स और अजंता के प्लेसेस पर मतलब लिखी गई है। और यहाँ पर भी एक स्टोरी है फ्रेंड्स, जो कि स्टोरी है मंकी किंग की। एक बार की बात थी जब एक ग्रेट मंकी किंग थे। वो रहते थे गंगा के किनारे इन द हिमालयाज। लगभग उनके 80,000 फॉलोवर थे और वे मेनली फ्रूट, स्पेशल मैंगो ट्री, मतलब उन्हें मैंगो खिलाया करते थे। और उसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा मीठा होता था फ्रेंड्स। और ये जो मैंगोज़ होते हैं, ऐसे मैंगोज़ मतलब प्लेन पर ग्रो नहीं होते थे। एक दिन क्या हुआ, वो पका हुआ आम एक नदी में गिर गया और तैरने लगा और बहते हुए वाराणसी तक चला गया। और वहाँ का किंग जो है उस सिटी का, वो नहा रहा था उसी नदी में। तो उसने उसे पाया, मतलब उस आम को, और उसने उसे चखा और उसने कहा फॉरेस्टर को, अपने किंगडम को, जो इस पेड़ को मेरे लिए ढूंढ कर देगा और उसे वो शायद बहुत बड़ा इनाम दे। एंड दे लेड टू हिम ऑल द वेज टू द हिमालयाज। तो मेनली जो है कि उसने ये घोषणा कर दी कि जाओ और ऐसे आम को मतलब ढूंढ कर लाओ। और किंग जो था
अपने कॉर्टियर्स के बीच में मैंगो की बात रखी, और राजा ने डिस्कवर किया दैट द मंकीज वर आल्सो फीस्टिंग ऑन द फ्रूट। तो उन्होंने पाया कि वो मतलब जो मंकीज थे उसी पेड़ पर रहते थे, और उसने डिसाइड किया कि तब हम इन लोगों को मार देंगे। तो किंग जो थे मंकीज को ये प्लान बनाने लगे सेव हिज फॉलोअर्स। उन्होंने क्या किया, सारे ब्रांचेस को तोड़ डाला मैंगो ट्री का, एंड उसने क्या किया, बांध दिया अक्रॉस द रिवर ब्रिज के पास, एंड हेल्ड ऑन टू द वन इन टिल ऑल हिज फॉलोअर्स क्रॉस ओवर। और उसी के ऊपर से क्या हुआ कि उनके जितने भी फॉलोअर्स थे वो क्रॉस कर गए। एग्जीक्यूटेड विद द इफॉर्ट ही फेल डाउन एंड ले डाइन। और वो वहाँ वहीं गिर गया और मर गया। तो द ह्यूमन किंग साव व्हाट हैड हैपेंड एंड ट्राई अनसक्सेसफुली टू रिवाइव द मंकी। और उनको मारने में वो असफल रहा बंदरों को। व्हेन ही डाइड द किंग मॉर्न्ड हिज डेथ एंड पेड हिम फुल रिस्पेक्ट। तो इसके बाद राजा ने क्या किया, जब किंग मरा यानी कि मंकी का किंग, तो उसने अनसक्सेसफुली मतलब उसके डेथ पर उसे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया था। ये जो स्टोरी है फ्रेंड्स, ये पीस ऑफ स्कल्पचर को ढूंढने के लिए था, और स्तूपा एट भरूच इन सेंट्रल इंडिया। मतलब कि ये जो स्टोरी है ये भरहूत स्तूपा जो कि सेंट्रल इंडिया मौजूद है उस पर इंस्क्रिप्शन के तौर पर पाए जाते हैं। तो कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द स्टोरी आर सोन इन द स्कल्पचर? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको स्टोरी बताई मंकी किंग की, जिसके 80,000 फॉलोअर्स थे, और वो लोग एक स्पेशल मैंगो ट्री पर रहते थे और उसी आम को खाते थे। तो एक दिन वही आम उसी नदी में गिर गया, और ये बहते हुए रास्ते में वे टू वाराणसी चला गया। और वहाँ के जो राजा थे वो नदी में नहा रहा था। तो नहाते समय उसने उस आम को पाया और चखा, और चखने के बाद उसने ये कहा कि जो उसके फॉरेस्टर हैं उसके किंगडम के, वो इस पेड़ को ढूंढ कर ला कर के दें। ढूंढते ढूंढते हिमालयास पर जा कर के वो पेड़ उन्हें मिला। कोटियर ने इसकी सूचना उन्हें दी। उसके अलावे फ्रेंड्स, उन्होंने डिस्कवर किया कि जो मंकी किंग था उसको ये बात चूँकि पता चल गई थी कि इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है, जो ह्यूमन किंग है उसने डिसाइड कर लिया है कि इन बंदरों को हम मार देंगे। तो इसीलिए जो मंकी किंग था उसने क्या किया, पेड़ों की डालों को तोड़ डाला, तोड़कर उसको ब्रिज बना दिया, और सारे बंदरों को उससे पार करवा दिया। मतलब उसी पेड़ की डाल को जिसके इस पर ब्रिज बनाया था। और उसके अलावा जब वो पार कर गए फ्रेंड्स, तो वो गलती से वहीं रह गया, और मतलब फंस गया वो जो मंकी किंग था, और मर गया। तो जो ह्यूमन किंग था उसने काफ़ी ज़्यादा चूँकि वो हार गया था फिर भी उसने बिल्कुल फुल रिस्पेक्ट के साथ हैं उसके उसे मतलब उसके उस ऐसा कह सकते हैं कि उसे श्रद्धांजलि दी फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा मतलब सम्मान के साथ। वाई डू यू थिंक देयर वर चूजन? आप इसका फ्रेंड्स क्वेश्चन का जवाब ढूंढे। रिटेन बुक्स ऑन साइंस। बुक्स जो थे उस टाइम के, आर्यभट्टा के टाइम से आर्यभट्टा ने लिखे थे, जो कि एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे और एक एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने संस्कृत में एक आर्यभट्टियम नाम का किताब लिखा था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो रातें होती हैं ये रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि अर्थ जब अपनी धुरी पर घूमता है जिस कारण से ऐसा होता है। तो इट सीम्स एज इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे। और सूरज निकलता है और शाम को डूबता है, मतलब सुबह निकलता है और शाम को डूबता है। उसके अलावा इन्होंने डेवलप किया था, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था इक्लिप्स के बारे में और एज वेल, जो कि सत्य था। उसके अलावे उन्होंने खोजा कैलकुलेटिंग द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सरकमफेरेंस को कैलकुलेट करना। उसके अलावे उन्होंने एक्यूमुलेट किया, एक्यूरेटली फार्मूला दिया था, मतलब ये सर्कल ऑफ सरकमफेरेंस के लिए वारामिहिरा, ब्रह्मगुप्ता
और भास्कराचार्य, ये कुछ अदर मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर हैं। उन्होंने भी बहुत सारी डिस्कवरीज दी हैं। ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट देम। और मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट के बारे में फ्रेंड्स आप ढूंढें। बात करते हैं जीरो की। तो ये न्यूमेरल है जो कि आज के मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है, और ये एक स्पेशल सैम्बल है जो कि काउंटिंग में इस्तेमाल होता है बाय द अरब्स एंड देयर स्प्रेड टू यूरोप। और ये इस अरब्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया, उसके अलावा ये पूरे के पूरे यूरोप में फैल गया। कंटिन्यूसली ये यूज होता है पूरे वर्ल्ड में। रोमन भी इस सिस्टम को यूज करते हैं और काउंट करते हैं विदाउट यूजिंग जीरो। रोमन्स जो है काउंटिंग मतलब नहीं कर सकते हैं। ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट। तो फ्रेंड्स आप और नंबर्स ढूंढें और बताएं। आर्यभट्टा, सॉरी, आयुर्वेदा। आयुर्वेद जो था वेल नॉन सिस्टम था हेल्थ साइंस का, जो कि डेवलप हुआ था एंशियंट इंडिया में। इसमें दो फेमस प्रैक्टिशनर्स थे आयुर्वेदा के एंशियंट टाइम में, जो कि चरका थे फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी के, और दूसरे थे सुश्रुता जो कि फोर्थ सेंचुरी के थे। चरक संहिता इन्होंने लिखा है। चरक का ये एक रिमार्केबल बुक है मेडिसिन का। और ये सुश्रुता और सुश्रुता संहिता जो लिखा गया है, या सुश्रुता ने इसमें कहा है, इलेबोरेट किया है सर्जिकल प्रोड्यूसर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।